मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग डीसी मोटर लगभग समाप्त कर चुके हैं और अभी भी जो बीच में पॉइंट्स आएंगे उनको हम डिटेल में आप लोगों को क्लियर करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग जो है एक नया वीडियो डीसी मोटर पर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, उनका एक संग्रह है। तो आइए हम लोग वो प्रश्न हल करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का डीसी मोटर से है कि डीसी मोटर का स्टार्टर निम्न में से कौन सा नहीं है। करें 2 पॉइंट स्टार्टर, विकल्प दिया हुआ है 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। सी विकल्प दिया है 4 पॉइंट स्टार्टर और डी विकल्प दिया स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो प्रश्न के हिसाब से इसका प्रयोग नहीं करते हैं, डी वाले का प्रयोग, इसका प्रयोग डीसी मोटर को स्टार्ट करने में स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जाता। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग डीसी मोटर को स्टार्ट करने में हम लोग नहीं करते हैं। बकिया 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग सीरीज मोटर के लिए करेंगे। 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम लोग सीरीज मोटर में करते हैं, लिख लें सीरीज मोटर में करेंगे। 3 पॉइंट और या 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम लोग इसका बी वाले का प्रयोग 3 पॉइंट स्टार्टर हो चाहे 4 पॉइंट स्टार्टर हो, इसका प्रयोग हम लोग शंट मोटर में करते हैं। किस में करते हैं? शंट मोटर में। शंट मोटर में इसका प्रयोग करते हैं, बी विकल्प का। और 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम लोग कंपाउंड मोटर में करते हैं। किस में? कंपाउंड में। कंपाउंड मोटर में 4 पॉइंट स्टार्टर। इस तरह से ये तीनों स्टार्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं और ज़्यादातर अन्य जितनी भी मोटरें हैं सबके लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग सीरीज मोटर के लिए करेंगे। शंट मोटर के लिए हम लोग 3 पॉइंट का भी प्रयोग कर सकते हैं और 4 पॉइंट स्टार्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। कंपाउंड मोटर के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर डीसी मोटरों में प्रयुक्त नहीं किया जाता। क्लियर हो गया? क्योंकि वो हमेशा जो है एसी मोटरों में, और स्टार डेल्टा कनेक्शन हमेशा 3 फेज सप्लाई में अमूमन प्रयोग किया जाता है। तो डीसी में जो है केवल 2 ही है, एक आपका फेज है, एक न्यूट्रल आप कह सकते हैं, या एक प्लस है और एक माइनस होता है। इसलिए जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब स्टार्टर का प्रयोग बेटा करते क्यों हैं? तो चूँकि मोटर में ईबी उत्पन्न नहीं होता, ईबी बराबर 5ZNP/60A वोल्ट आप पढ़े हैं। तो ईबी में 5 चूँकि अभी 5ZNP/N अभी हो ही नहीं रहा, 5ZN RPM है। जब मोटर नाचने लगे तो N का मान स्टार्टिंग में 0 है। हम लोग मोटर में जब सप्लाई डालते हैं तो मोटर का RPM N जो है 0 है, तो इसलिए बैक EMF क्रिएट नहीं होता है। और जब बैक EMF क्रिएट नहीं होता है तो उस समय जो है धारा ज़्यादा हो जाती है मोटर के आर्मेचर में, जिससे कि उसके जलने की संभावना बढ़ जाती है। I²R से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ज़्यादा धारा आई जाएगी तो I²R से आर्मेचर ओवर हीट होकर जल सकता है, उसकी वाइंडिंग जो है
डैमेज हो सकती है, उसकी वार्निश अथवा इंसुलेशन ख़राब हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग जो है स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो आप स्टार्टर क्या करता है, तो आप यूँ कहेंगे कि स्टार्टर जो है करंट के मान को, प्रारंभिक धारा के मान को नियंत्रित कर देता है, आई के मान को नियंत्रित करता है। वैसे तो स्टार्टर करता क्या, वोल्टेज को नियंत्रित करता है। जैसे आपके पंखे में भी रेगुलेटर क्या एक प्रकार का स्टार्टर है, वो 1 नंबर 2 नंबर पर हम लोग पंखा चलाते हैं तो क्या करता है, वो वोल्टेज को नियंत्रित कर देता है, और वोल्टेज नियंत्रित होते ही धारा का मान भी कम हो जाता है। V समान अनुपाते I इन जनरल वे में, ओम ने बताया कि इन जनरल वे में V समान अनुपाते I होता है। तो जब आपका V नियंत्रित हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, तो उसी अनुपात में धारा भी कम हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं कि मोटर में धारा कम जाए और हमारी मोटर स्टार्टिंग में जलने से बच जाए। और फिर उसके बाद जब मोटर नाचने लगता है, उसका धुर्रा या आप कहेंगे आर्मेचर नाचने लगता है, तब जो है उसमें बैक EMF उत्पन्न हो जाता है, जो कि आपको बताया कि मेन सप्लाई और मेन धारा के विरोध में चलकर और उसके मान को कम करने लगता है। इसीलिए उसका नाम है पड़ा विरोधी विद्युत वाहक बल, क्योंकि वह जिससे उत्पन्न होता है, लेंज ने बताया, वो उसी का विरोध करेगा। तो अतः मेन सप्लाई वोल्टेज और मेन धारा का ये विरोध करने लगता है, जिससे वही काम स्टार्टर भी करता है, मेन धारा और मेन वोल्टेज को कम कर देता है। तो वो काम EV करने लगता है। तब हम लोग स्टार्टर का संबंध हटा देते हैं और मोटर हमारी सुरक्षित चलती रहती है। तो क्लियर हो गया स्टार्टर का प्रयोग क्यों करते हैं। स्टार्टर का प्रयोग प्रारंभ में मोटर कई गुना धारा ज़्यादा लेती है, क्योंकि बैक EMF उत्पन्न नहीं है। बैक EMF बराबर EB बराबर जो है आप पढ़े हैं, EB बराबर होता है phi-ZNP अपान 60A वोल्ट। तो यही N उत्पन्न नहीं है, जब मोटर नाचेगी वही है उसका RPM। तो स्टार्टिंग में N है ही नहीं, तो EB का मान 0 हो जाता है, और 0 होने पर मोटर में धारा ज़्यादा जाती है, जिससे वाइंडिंग के जलने का खतरा रहता है। तो उसी धारा को कम जाए धारा, उसके लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका बोलता है कि DC शंट मोटर का गति नियंत्रण शंटेड आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो शंट में हम लोग क्या करते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर और हम लोग जो है शंट वाले फ्लक्स को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि N व्युत्क्रमानुपाते 1/phi ऐसे बोलेंगे, या N विलोमानुपाते phi होता है। तो शंट मोटर का गति नियंत्रण शंटेड यानी शंट फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहा है, आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो N समान अनुपाते 1/phi हो गया, ऐसे पढ़ेंगे। N विलोमानुपाते phi है, और इसका प्रयोग हम लोग जो है तीव्र परिवर्तनीय भारों हेतु करते हैं। इसका प्रयोग जो है, इस नियंत्रण का प्रयोग हम लोग तीव्र परिवर्तनीय भारों हेतु करते हैं। ये अगला है, DC शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, यदि फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो क्या होगा। तो अभी आप देख रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में अभी आप देख ही रहे थे कि N व्युत्क्रमानुपाते 1/phi है, और जब शंट फील्ड वाइंडिंग का
खुल जाएगी, यानी उसमें सप्लाई का जाना बंद हो जाएगा। खुलने का मतलब उसमें धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, तो उससे फ्लक्स का निकलना बंद हो जाएगा। और जब फ्लक्स का मान 0 के करीब पहुंचेगा तो आप देखेंगे 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो अनंत हो जाता है। तो इस तरह से मोटर की गति अनंत हो जाएगी अथवा बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी, क्योंकि n समानुपाते। शंट मोटर का चित्र आप लोगों को एक छोटा सा बना देते हैं। देखिए, ये आपका मोटर का आर्मेचर हो गया और ये आपकी जो है शंट फील्ड वाइंडिंग, ये हो गई शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई। और इधर से आप जो है V वोल्ट की इसमें सप्लाई डालेंगे। तो यही करा है कि ये खुल जाए, यहाँ से कनेक्शन इसमें हट जाए, इसमें न आवे सप्लाई, तो इसके फ्लक्स फाई का मान वो 0 हो जाएगा शंट फील्ड का। तो हम लोग जानते हैं n समानुपाते 1/5। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो वो भी बता देते हैं। आपने पढ़ा है EB बराबर 5ZNP/60 ये होता है। वहाँ से जब आप n बराबर पक्षांतर करते हैं तो आ जाता है फाई जो है बटे में। तो इस तरह से आपका ये हो गया कि n व्युत्क्रमानुपाते फ्लक्स फाई है। और जब फ्लक्स फाई का मान, इसमें सप्लाई आएगी नहीं तो फ्लक्स फाई का मान 0 हो जाएगा। फाई का मान यहाँ 0 रखेंगे तो देखेंगे n जो है मोटर की गति अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक हो जाएगी अथवा अनंत हो जाएगी। तो इसका वाइंडिंग खुल जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर यही होगा। ये तो आपको समझने के लिए बताया, n समानुपाते 1/5। तो आप लिखेंगे कि मोटर गति अनंत की ओर बढ़ने लगेगी। बढ़ने लगेगी क्योंकि n समानुपाते 1/5 लिख लीजिए, 1/5 से। अगला है, मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। किसी भी मशीन या मोटर की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। तो आंसर लिखेंगे हानियों को कम करके। मिटा दे रहे हैं ऊपर से, तब समझाने में और आसानी होगी। चौथे क्वेश्चन का आंसर है किसी भी मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। तो चौथे का आंसर हो गया हानियों को कम करके। हानियों को कम करके दक्षता हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? पांचवा क्वेश्चन कर रहा है मोटर की हानियां ज्ञात करने के लिए निम्न परीक्षण में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? डीसी मोटर की हानियां ज्ञात करने के लिए निम्न परीक्षणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? पहला दिया स्विन-बर्न टेस्ट, ब्रेक टेस्ट, हॉपकिंसन टेस्ट। तो इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। लिख लें। स्विन-बर्न टेस्ट, हॉपकिंसन टेस्ट
ब्रेक टेस्ट। आगे लिख लें तीनों का। तीनों में से किसी का भी। छठा क्वेश्चन देख लें। हानियाँ ज्ञात करने के लिए बेटा स्विनबर्न टेस्ट भी हम लोग करते हैं, हॉपकिंसन टेस्ट भी करते हैं और ब्रेक टेस्ट भी करते हैं। ब्रेक टेस्ट में वही है 2π/I ऐसे कर देते हैं और T जो है उसका शाफ्ट का टार्क है अपॉन, तो ऐसे हम लोग उससे भी दक्षता ज्ञात कर लेते हैं। हानियाँ ज्ञात हो जाती हैं, फिर उससे दक्षता ज्ञात हो जाती है, क्योंकि हानियाँ इनपुट में से हम लोग घटा देंगे तो आउटपुट हमें ज्ञात हो जाएगा। जितना हमने डाला मोटर में वो हमारा इनपुट शक्ति हो गई, और जितना लॉस गया हानियाँ, इन विधियों से हानियाँ ज्ञात हो जाएंगी, तो वो हानियाँ को घटा देंगे तो हमें आउटपुट कितना है वो मिल जाएगा। और हम लोग जानते हैं दक्षता बराबर आउटपुट बटे इनपुट होता है, तो वहाँ से हमें दक्षता भी ज्ञात हो जाएगी। छठा क्वेश्चन कहता है कि मोटर में उच्चतम शक्ति प्राप्त होती है या उच्चतम शक्ति प्राप्त करने की शर्त, इसे हम लोग शर्त भी कह सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। कंडीशन क्या है? तो उच्चतम शक्ति हेतु शर्त है बेटा EB बराबर होता है सप्लाई वोल्टेज बटे 2। EB बराबर V/2। V क्या है? सप्लाई वोल्टेज है। प्रेरित विद्युत वाहक बल सप्लाई वोल्टेज का आधा होने पर क्या होगा? मोटर की शक्ति उच्चतम होगी। मोटर शक्ति उच्चतम होगी या अधिकतम होगी। अधिकतम लिख लीजिए, ज़्यादा आपको सूट करेगा। मोटर शक्ति अधिकतम होती है, ये आंसर हो गया आपका छठे का। सातवें क्वेश्चन कहता है सीरीज DC मोटर की गति फ्लक्स के घटने पर। सातवां कहता है DC सीरीज मोटर की गति फ्लक्स के घटने पर। तो सातवें का आंसर आपने पढ़ा अभी कि N समान अनुपाते 1/फ्लक्स फाई है, और इसी फाई को कह रहा है कि इसी फ्लक्स के घटने पर ये घटेगा तो कम से भाग देंगे, भाग ज़्यादा बार तो गति बढ़ेगी। तो लिख लें से गति बढ़ेगी, ये हो गया आपका आंसर। गति बढ़ेगी, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 7 हो गया। आठवां क्वेश्चन हम लोगों का है यदि शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को विपरीत कर दिया जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे बेटा आपको बताया गया था कि ये मोटर है, ये मोटर है और ये धुर्रा है, ये आपका आर्मेचर है। तो आपसे बोला गया या तो इसकी फील्ड की बदल दें, फील्ड की ध्रुवता बदल दें, या आर्मेचर की ध्रुवता बदल दें, या आर्मेचर की ध्रुवता बदल दें। ध्रुवता बदल दें तो मोटर की गति चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप टर्मिनल बॉक्स से ही
टर्मिनल बॉक्स से ये वाला तार खोलकर यहाँ जोड़ दें और ये वाला तार खोलकर यहाँ जोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर फिर इसकी और इसकी फील्ड की भी ध्रुवता चेंज हो जाएगी और आर्मेचर की भी ध्रुवता चेंज हो जाएगी। तो मोटर जिस डायरेक्शन में नाच रही थी उसी डायरेक्शन में फिर नाचती रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप टर्मिनल बॉक्स से ही आप जो है तार को खोलकर, जिसको इसमें जोड़े थे इस सिरे में, उसे खोलकर इसमें जोड़ दें, जिसे इसमें जोड़े थे उसे खोलकर इसमें जोड़ दें, तो केवल टर्मिनल से ध्रुवता बदलने पर अंदर दोनों की ध्रुवता, फील्ड की भी और आर्मेचर की बदल जाती है। अतः मोटर जिस दिशा में नाच रही थी उसी दिशा में नाचती रहती है, उसके घूमने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आपको दिशा बदलनी है तो फील्ड में आप जो है ध्रुवता बदलेंगे अथवा या आर्मेचर की ध्रुवता, दोनों में से किसी एक की बदलेंगे तो मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। आप लोगों को अच्छी तरह से बताया गया। तो यही प्रश्न पूछ रहा है, यदि शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को विपरीत कर दिया जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सप्लाई टर्मिनल को, इसी की बात कर रहा है कि इसको विपरीत कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो लिख लें 8वें क्वेश्चन का जवाब, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मोटर पूर्ववत नाचती रहेगी। नवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं बी क्लास की जो डीसी मोटर का आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें अधिकतम तापमान कितना हो सकता है। तो उसमें अधिकतम, आर्मेचर में अधिकतम तापमान बेटा 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। बी क्लास की मोटरों के आर्मेचर वाइंडिंग में कितना तापमान हो सकता है, अधिकतम 105 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग जो है इधर का क्वेश्चन देखते हैं। एक मूलभूत, मूल्य नहीं मूलभूत, एक मूलभूत डीसी जनरेटर 90 चक्र प्रति सेकंड से घूमता है तो प्रति सेकंड कितनी बार विभव अधिकतम होगा। तो अगर आप देखें तो आर्मेचर में एसी उत्पन्न होता है बेटा और उसे कम्यूटेटर डीसी में बदलता है। तो हम लोग 10वां क्वेश्चन देखें। तो अगर आर्मेचर में एसी उत्पन्न होता है और एसी हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव ऐसे चलता है। ये हमारा एसी ऐसे ही चलती है। ये एसी कैसे चलती है, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, और यहाँ तक आपका एक चक्र हो गया। यहीं एक चक्र हुआ, एक चक्र यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। एक चक्र में 2 बार यहाँ और यहाँ पर मान अधिकतम होता है। ये मैक्सिमम मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मान मैक्सिमम यहाँ हुआ और यहाँ पर भी नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ। एक चक्र में कई बार मैक्सिमम हो गया, कुल 2 बार। एक चक्र में वोल्टेज का मान या धारा का मान अधिकतम 2 बार जो है अधिकतम होता है। तो 90 चक्र प्रति सेकंड से घूमेगा तो विभव कितनी बार अधिकतम होगा। तो 1 सेकंड में, ये तो एक चक्र है बेटा, ऐसे 90 चक्र अगर 1 सेकंड में तो 90 दूना 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुणे 90 बराबर 180 बार।
तो ये आंसर हो गया। कितना आंसर आएगा? वोल्टेज का अधिकतम मान कै बार मिलेगा? 180 बार। 90 बार जो है बेटा प्लस में मिलेगा और 90 बार माइनस में मिलेगा, क्योंकि एक चक्र में अंदर एसी उत्पन्न होती है, उसे कम्यूटेटर डीसी और एसी हाफ पॉजिटिव। आप ग्राफ खींचते हैं ऐसे बेटा, तो ऊपर वाले को धन और नीचे वाले को माइनस कहते हैं। तो इस तरह से हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव एक चक्र में 2 बार अधिकतम मान प्राप्त होता है, एक बार जो है हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव में। तो 90 बार में हो जाएगा 90 दूना 180 बार। तो यही पूछ रहा है कि कितनी बार विभव अधिकतम होगा, तो 180 बार। कितनी बार? 180 बार। 11वां क्वेश्चन देख लें। 11वां क्वेश्चन करा, वह युक्ति जो दिष्ट विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित करती है कहलाती है। वह युक्ति बेटा जो डीसी वैद्युत ऊर्जा हम लोग जो है मोटर में डालते हैं, तो हमें यांत्रिक ऊर्जा यानी वो शाफ्ट को नचाने लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डीसी मोटर कहेंगे। तो 11वें का आंसर हो गया डीसी मोटर। जो डीसी वैद्युत ऊर्जा को बदलेगा यांत्रिक ऊर्जा में, उसे हम लोग कहेंगे डीसी मोटर। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद 12वां क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लें। 12वां क्वेश्चन कहता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक धारावाही चालक पर एक बल कार्य करने लगता है, तो इस यांत्रिक बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो हम लोग पढ़े हैं साइंस में कि इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। किससे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बेटा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो मोटर में बल लगेगा, बल की दिशा को अंगूठा व्यक्त करता है। 4 फिंगर फील्ड की दिशा अथवा क्षेत्र की दिशा अथवा फ्लक्स की दिशा को, और सी सेंटर फिंगर है, सी से सेंटर, सी से करंट, तो ये करंट की दिशा को या फिर जो है विद्युत वाहक बल की दिशा को ये व्यक्त करता है। तो प्रश्न पूछ रहा है तो आप लिखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर एक बल, यांत्रिक बल कार्य करने लगता है, और वो उस बल का मान है, बल F बराबर होता है, बल F बराबर होता है, आपको पढ़ाया गया है IBL साइन थीटा, इतना न्यूटन। बल F बराबर क्या है? IBL साइन थीटा न्यूटन। अगर चुंबकीय क्षेत्र में L मीटर लंबा वाइंडिंग तार लगाया गया है और उसमें धारा I बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र B है जिसका मान है वेबर प्रति वो मीटर स्क्वायर में, तो इस तरह से उस पर लगने वाले बल का मान इस तीनों का गुणा कर देंगे, और जब 90 अंश पर चुंबकीय क्षेत्र से चालक 90 अंश पर साइन 90 का मान अधिकतम 1 होता है, तो उस समय बल मैक्सिमम होगा। तो इस बल की दिशा किससे ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन 12 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 13 पर। 13 क्या करता है? कहता है कि गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि में किसके संयोजन को उल्टा करके मोटर के घूमने की दिशा को उल्टा किया जाता है? कल ही बेटा आप लोगों को वार्ड लियोनार्ड विधि पढ़ाई गई। वार्ड लियोनार्ड को बताया गया कि ये 2 मोटर हो गई, एक मोटर M1
ये जो है नचाएगी, ये कपलिंग हो गई, ये नचाएगी आपके जनरेटर को। ये आपका जनरेटर हो गया और ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो गया ऐसे, ये इसकी फील्ड हो गई। और ये आपका जो है बस बार हो गया ऐसे, ये मान लीजिए फेज और ये न्यूट्रल। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक रिवर्सेबल स्विच लगा देते हैं, RS लगा देते हैं। RS क्या है? तो ये रिवर्सेबल स्विच है। ये जो है ऐसे 4 पॉइंट हम लगा दिए बेटा ऐसे, और ये जो है ये ऐसे। तो ये रिवर्सेबल स्विच है और ये जो है यहाँ से मान लीजिए हमने कनेक्ट कर दिया और इसके लिए ऐसे ले गए और यहाँ से ले आए, फेज ले आए ऐसे, और फिर यहाँ पर ऐसे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं और इससे इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो हम जो है आने वाली धारा का मान इस फील्ड वाइंडिंग में कम या ज़्यादा करके फ्लक्स का मान नियंत्रित कर देते हैं। और यहाँ से हम लोग जो है 3 पॉइंट स्टार्टर लगा देते हैं। ये 3 पॉइंट स्टार्टर आपने लगाया था, 3 पॉइंट स्टार्टर ये लगाया और यहाँ से डायरेक्ट इस मोटर में ऐसे कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया। अब ये मोटर जो है इस जनरेटर को नचाएगी और इसका जो है ये कम्यूटेटर यहाँ पर अब कार्बन ब्रश लग गया और ये आपके जो है मेन मोटर हो गया, इसका कम्यूटेटर ये हो गया और ये जो है ऐसे, यही मेन मोटर आपकी M2 हो गई और इसके कार्बन ब्रश में ये सप्लाई यहाँ से ऐसे जाएगी और यहाँ से ये ऐसे जाएगी। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग सप्लाई को नियंत्रित करके इससे फ्लक्स को नियंत्रित करते हैं, जिससे इस जनरेटर का वोल्टेज नियंत्रित होता है। वोल्टेज नियंत्रित जनरेटर का करते हैं और जब वोल्टेज बेटा इसे कम मिलेगा, नियंत्रित करते हैं तो मोटर, तो M2 मोटर की गति नियंत्रित होती है। नियंत्रित का मतलब कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, 0 से लेके और फुल तक या मैक्सिमम। कितना n का मान कर सकते हैं? n का मान 0 से मैक्सिमम तक कर सकते हैं। यहाँ से V को नियंत्रित कर देंगे क्योंकि फ्लक्स कम निकलेगा तो इसमें वोल्टेज भी कम बनेगा और V जब नियंत्रित हो जाएगा तो वही सप्लाई इसमें जाएगी। तो वोल्टेज को कम ज़्यादा करके, जनरेटर के वोल्टेज को कम ज़्यादा करके हम मोटर M2, ये भी जो है सेपरेटली एक्साइटेड है, ये भी सेपरेटली एक्साइटेड है, इसे भी हम लोग जो है ऐसे जो है जोड़ देते हैं और यहाँ से इसको ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये भी सेपरेटली एक्साइटेड है मोटर। और एक तो ये है, और इसकी गति उल्टी करनी है तो हम लोग रिवर्सेबल स्विच लगाएं। रिवर्सेबल स्विच लगाने से हम लोग अभी आप पढ़े कि या तो फील्ड का कनेक्शन चेंज कर दें या तो आर्मेचर का कनेक्शन चेंज कर दें। तो हम लोग जनरेटर में लगे रिवर्सेबल स्विच को चेंज कर देते हैं। तो एक तो आंसर यही हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया कि जनरेटर में लगे रिवर्सेबल स्विच के द्वारा मोटर
के गति को विपरीत करते हैं। ये RS यही है, रिवर्सेबल स्विच। इसके द्वारा जब हम लोग कर देते हैं तो फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई बदल जाती है, जिससे इसकी सप्लाई, इसकी ध्रुवता, आपके कम्यूटेटर वाले की ध्रुवता बदल जाएगी, जिससे इस मोटर के आर्मेचर में भी ध्रुवता बदल जाएगी। तो ये तो पहला आंसर हो गया, ये भी जवाब आपका सही है। और दूसर का, ऐसा किए बिना इसके आर्मेचर की ध्रुवता नहीं बदलेगी। तो मेन तो आंसर यही है, पहला वाला। अब पहले वाले का बिना आप हवाला दिए बिना आप खाली ये कहें कि मोटर के आर्मेचर की ध्रुवता बदलकर, तो उतना सही नहीं है। दूसर का आप लिख लें, मोटर आर्मेचर की ध्रुवता बदल जाती है। यहाँ पर विपरीत करते हैं, आगे लिख लें, ऐसा करने से, इसी में जोड़ दें बेटा, ऐसा करने से मोटर आर्मेचर की ध्रुवता बदल जाती है और मोटर विपरीत नाचने लगती है। अगला बेटा 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया। कह रहे हैं 230 वोल्ट की डीसी सीरीज मोटर 230 वोल्ट एसी सप्लाई से लगी है, तब यह, कहने का मतलब यह है कि बेटा ये मोटर तो है डीसी सीरीज मोटर, लेकिन इसमें आपने जो है 230 वोल्ट की डीसी न देकर आपने 230 वोल्ट की एसी सप्लाई दे दिया, तो भी मोटर चलेगी, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और स्पार्किंग भी होगी। तो इसका आंसर आपका ये हो गया। क्या नंबर क्वेश्चन है? 14 नंबर। तो 14 नंबर का आंसर हो गया, मोटर कम दक्षता व अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी। ये आंसर हो गया। 15वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डीसी सीरीज मोटर सदैव स्टार्ट की जाती है। सीरीज मोटर की बात कर रहा है बेटा। डीसी सीरीज मोटर बिना लोड के नहीं स्टार्ट की जा सकती, तो सदैव स्टार्ट की जाती है लोड पर। तो लिख लें, डीसी सीरीज मोटर बिना लोड के स्टार्ट नहीं की जा सकती। तो लिख लें, डीसी सीरीज मोटर सदैव लोड पर स्टार्ट की जाती है, बिना लोड के स्टार्ट नहीं होगी।
सर्किट ही नहीं पूरा होगा, अथवा बिना लोड के यदि स्टार्ट करेंगे, शून्य लोड कर देंगे तो गति अनंत हो जाएगी और बाइंडिंग बाहर आ जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी मोटर। 17वां क्वेश्चन कहता है, 16वां क्वेश्चन कहता है किसी डीसी मोटर की स्पीड लगभग स्थिर होती है। किस डीसी मोटर की? तो आप लोग जानते हैं शंट मोटर की। तो 16वां का आंसर हो गया डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर की गति स्थिर होती है, ये आपका आंसर हो गया। यही पूछ रहा है किस मोटर की गति लगभग स्थिर होती है, तो डीसी शंट मोटर की। 17वां क्वेश्चन है डीसी मोटर का बैक ईएमएफ निर्भर करता है। डीसी शंट मोटर का बैक ईएमएफ, 17वां क्वेश्चन देख लें, इसको मिटा देते हैं बेटा। सत्रहवां क्वेश्चन है आपका बैक ईएमएफ। तो ईबी बराबर आपका होता है, ईबी बराबर होता है फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए बोल्ट। ये देखिए ये फिक्स है, ये कंपनी ने लगा रखा है। पी फिक्स है, 60 फिक्स है, ये समांतर पथों की संख्या फिक्स है। अब यन तो गति है, तो गति की अभी बात नहीं करते हैं। मेन रूप से ईबी किस पर निर्भर करता है? फ्लक्स फाई पर। तो लिखेंगे ईबी समान अनुपाते फाई। तो आंसर हो गया 17वें का आंसर हो गया कि डीसी मोटर का बैक ईएमएफ निर्भर करता है फ्लक्स फाई पर। यही ईबी बैक ईएमएफ निर्भर करता है फ्लक्स फाई पर, आंसर। अथवा आप कहेंगे ईबी समान अनुपाते फाई, जितने फाई का मान अधिक होगा, फ्लक्स का मान अधिक होगा, उतने बैक ईएमएफ अधिक होगा। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन कहता है डीसी मोटर का आर्मेचर करंट होता है। तो डीसी मोटर का आर्मेचर करंट आपने पढ़ा है। जैसे मैं मोटर का सर्किट बना देता हूँ यहाँ पर ऐसे, ये आर्मेचर हो गया, ये आपके कार्बन ब्रश हो गया, यहाँ पर ईबी उत्पन्न हुआ, और ऐसे ये आपका शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई ऐसे, और यहाँ से आपने V वोल्ट की सप्लाई दे दिया और धारा इसमें आई ऐसे। तो यहाँ पर धारा आएगी IA, इसका प्रतिरोध RA। अब आप लिखते हैं V बराबर, लिखते हैं V बराबर क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं EB प्लस IA RA, ऐसे लिखते हैं। जितना आपने यहाँ से वोल्टेज दिया उसमें से यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज, समांतर क्रम में सब जगह का वोल्टेज बराबर होगा। तो यहाँ अगर आपका ISH और ये है जो है RSH, तो आपको लिखाया गया है बराबर हो जाएगा ISH गुणे RSH, ये लिखाया गया है। ईबी बैक ईएमएफ है, इतना उत्पन्न होगा, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस का वोल्ट खाएगा, तो V बराबर IR से, तो IA गुणे RA वोल्ट ये खाएगा। तो इन दोनों को आपस में जोड़ दें, यानी ये इतना जोड़ दें, तो इस दिए गए वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। और यही वोल्टेज बराबर यहाँ के वोल्टेज V बराबर IR से ISH गुणे RSH हो जाएगा। तो बराबर हो गया। तो ये समीकरण आप लोग पढ़े हुए हैं। अब यहाँ से अगर इतना केवल ले लें तो आप देखें हो जाएगा V माइनस EB बराबर हो जाएगा IA
गुणे आर ए। अब आपके प्रश्न में पूछ रहा है डीसी मोटर का आर्मेचर करंट होता है। आर्मेचर करंट यही है, आइए जो आर्मेचर में आ रहा है वही है आइए, इसी आइए का मान पूछ रहा है। तो अगली लाइन में लिखेंगे आइए बराबर हो जाएगा V माइनस EB बटे यहाँ आर ए से गुणा इधर आके आर ए से भाग हो जाएगा। तो ये हो गया फार्मूला, तो ये सही है। आर्मेचर करंट आइए बराबर हो जाएगा V माइनस EB बटे आर ए। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 19वां कहता है, 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है डीसी मोटर को सरलता से पहचाना जा सकता है। डीसी मोटर को आसानी से या सरलता से हम लोग पहचान सकते हैं बेटा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डीसी मोटर के आर्मेचर में हमेशा एसी उत्पन्न होगा, क्योंकि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल अगर लगा है तो उसमें जब चालक को घुमाएंगे तो यदि एक पोल के कारण क्लॉकवाइज धारा बहेगी तो दूसरे पोल विपरीत है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो जो इस टाइप की धारा बहेगी उसी को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा अथवा एसी कहते हैं। और फिर वो कम्यूटेटर में जाती है, आर्मेचर से निकाल कर हम लोग कम्यूटेटर के सेगमेंटों में उसे ले जाकर जोड़ते हैं, सोल्डर करते हैं, वहाँ पर लग द्वारा भी जोड़ते हैं। तो वो धारा वहाँ पर जब जाती है तो वो क्या करता है, वो रेक्टिफायर का काम करता है, दिष्टकारी का काम करता है, आर्मेचर वाले एसी को डीसी में बदलता है, कम्यूटेटर। तो इस तरह से डीसी मोटरों में कम्यूटेटर लगा होता है, अतः कम्यूटेटर जिस मोटर में लगा होगा हम उससे देखकर पहचान जाएंगे कि ये वाली डीसी है, और जिसमें कम्यूटेटर नहीं लगा है तो उसे हम कहेंगे ये वाली एसी है। तो इस तरह से 19वें का हो गया डीसी मोटर को सरलता से पहचाना जा सकता है। 19वें का आंसर हो गया बेटा, लिख लें कम्यूटेटर द्वारा। कम्यूटेटर द्वारा या दिक् परिवर्तक द्वारा, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है 20वां कह रहा है डीसी मोटर में प्रवर्तक का उद्देश्य होता है। प्रवर्तक यानी स्टार्टर, प्रवर्तक यानी स्टार्टर। स्टार्टर क्या करता है बेटा, स्टार्टर की हिंदी है प्रवर्तक। प्रवर्तक क्या करता है, अब आपको बताया कि शुरू में मोटर में बैक ईएमएफ नहीं क्रिएट है तो मोटर में धारा अधिक जाएगी, अतः हमारा प्रवर्तक क्या करता है कि स्टार्टिंग में धारा को नियंत्रित कर देता है। स्टार्टिंग में मोटर आर्मेचर धारा को नियंत्रित करना मतलब कम कर देना, को कम कर देता है, जिससे मोटर I²R से जलने से बच जाती है। कायदे से स्टार्टर क्या करता है, वोल्टेज को नियंत्रित करता है, V को नियंत्रित करता है। V को नियंत्रित करेगा तो V समान अनुपाते I होता है, तो धारा भी अपने आप नियंत्रित हो जाती है। V समान अनुपाते I
तो आपकी धारा अपने आप नियंत्रित हो जाती है, और जब धारा कम जाएगी तो I²R से ऊष्मा कम उत्पन्न होगी और हमारी मोटर जलेगी नहीं। और फिर जो है जब मोटर रन कर जाएगी, देखे नहीं यन जब उसका आ जाएगा, जब मोटर का आर्मेचर ये वाला नाचने लगेगा, यन आ जाएगा तो EB बढ़ जाएगा, और जब EB बढ़ जाएगा तो ये EB जो है मेन धारा के विपरीत में अपनी धारा और मेन वोल्टेज V के विपरीत में वोल्टेज को जो है बहाना शुरू करता है और स्टार्टर का काम करने लगता है। अगला क्वेश्चन है, यदि DC सीरीज मोटर शून्य भार पर प्रारंभ की जाती है तो, यदि DC मोटर को DC सीरीज मोटर है तो DC सीरीज मोटर है, ये आपकी ऐसे ये सीरीज मोटर मैंने बना दिया, ये DC सीरीज मोटर है और इसे शून्य भार पर ऐसे ये हो गई सीरीज में इसकी फील्ड वाइंडिंग, और इसे शून्य भार पर ऐसे यहाँ से V वोल्ट की सप्लाई दे दिया और शून्य भार पर ये इसका मान लीजिए धुर्रा है, स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा। अभी आपने पढ़ा कि n व्युत्क्रमानुपाते फाई है, तो शून्य भार पर स्टार्ट करने पर फाई का मान बढ़ेगा, फाई का हो जाएगा मान, लिख लें फाई धारा बढ़ेगी, फाई बढ़ेगा, लोड बढ़ने पर धारा बढ़ेगी। अब लोड बढ़ नहीं रहा है तो धारा भी नहीं बढ़ेगी, तो इस तरह से क्या होगा, फाई कम होगा। फाई जब कम होगा तो मोटर की गति अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगेगी। ये हो जाएगा अथवा अनंत हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन जो है धीरे धीरे एक एक करके कंप्लीट हो गए, और मैं समझता हूँ कि सारे क्वेश्चन जितने भी हैं इसमें वो संकलित किए हुए, वो सब जो है आपके यूपी PCL में या दिल्ली मेट्रो में या कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, और उनको मैंने विधिवत आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद किया कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे। मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग कल अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं।